हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसके अपन शॉट की। और हाइड्रोकार्बन्स को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो बेटा चार पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है: अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, अल्केन। बहुत अच्छे से देखेंगे, मतलब पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे जितना भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। एंड श्योरली इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये हम बोल सकते हैं। और अल्केन्स में क्या होगा, लाइक अल्केन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर हम उनको बनाते कैसे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे तो क्यों नहीं घुलेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं, जहां पर बच्चे थोड़े से हैंग हो जाते हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और बहुत बढ़िया नोट से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, आपको ना फील आएगी, वो बोलते हैं ना, वाइब्स आएंगे आपको फॉर श्योर। ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक दो जरूरी बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोज ऐसी बहुत ज़्यादा आपकी 11th और 12th में हेल्प होने वाली है। और आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डाउट्स आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टा हैंडल है, फॉलो कर लेना वहाँ पर। एंड टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लें। 11th और 12th के बच्चों के लिए नोट्स वगैरह सारे के सारे लेक्चर की वीडियोस के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो बेटा यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज पे क्या किया हुआ है, आपको ना एक अपडेटेड सिलेबस दिया है। बाकी हाइड्रोकार्बन में कोई मेजर चेंज आया नहीं है, हल्का फुल्का हुआ होगा, अदरवाइज ज्यादा चेंज नहीं आया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सर हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो एंड कार्बन, मतलब वो कंपाउंड जो मिलके बने हैं किस किस से, कार्बन से एंड हाइड्रोजन से। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। आगे बात, अगर कुछ कॉमन एग्जांपल की बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, है ना। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इस तरह से ये होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं बेटा, जो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। बट सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अलग होती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है। जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं बेटा जी, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है इन विच वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस किस की, हाइड्रोकार्बन्स की और उनके डेरिवेटिव्स की। क्लियर है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव समझते हो ना, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि जैसे चाय बनती है, चाय किससे बनती है, पानी, चीनी, पत्ती, दूध, ये कॉमन बात है, ये है आम जिंदगी, मैंगो लाइफ। ठीक है। अब मिनटों जिंदगी की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन लग जाए, सॉरी, चाय में अदरक मिला दो, इलायची मिला दो, सौंफ, तुलसी, कुछ इस तरह से अगर आप मिलाते चलो तो वो जो चाय है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मसाला चाय बोल देंगे, बड़ी सारी चीजें हो जाएंगी। डेरिवेटिव का भी सेम फंडा है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। डेरिवेटिव मीन्स आप उसमें कुछ पंगे लो, ऑक्सीजन जोड़ दो, सल्फर जोड़ दो, नाइट्रोजन जोड़ दो, हैलोजन जोड़ दो, ये सब आपको 12th में पढ़ना है। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर आएंगे, जिनमें से 4 चैप्टर में आप ये पंगे ही लोगे। ठीक है, अभी बेसिक जो है वो अभी है। ठीक है बेटा। तो हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप क्लासिफाई करना चाह रहे हो तो बेटा 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो हाइड्रोकार्बन्स को। किस किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं सर, सबसे पहले सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड, फिर एरोमेटिक। अब फोकस करते हैं कि हम लोग सैचुरेटेड किसे कहते हैं। नाम से क्लियर है, सैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन, छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड हो बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। जैसे यहां पर चेक करो, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्कीन है। अगर कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो बेटा जी वो क्या बन जाएगा, सॉरी, सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन, डबल बॉन्ड हो जाए तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए अल्काइन। सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड में आता है, सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक वर्ड जो बना है वो वर्ड बना है अरोमा से। अरोमा मींस ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब इनको बर्न करते हैं तो इनमें से ना खुशबू निकलती है। अरोमा मींस फ्रेग्रेंस। ठीक है, बाकी ठीक है। अब इनकी कुछ खास बात होती है बेटा, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इनकी कुछ खास बात होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या खास बात है इनकी।
इनके बारे में सबसे खास बात है कि ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल जी ने इनके लिए एक रूल बनाया था और ये उस रूल को फॉलो करते हैं। क्या रूल बनाया था सर, हमें भी बता दीजिए। बाकी डोंट वरी, मैं डिटेल में भी बता दूंगा। ठीक है, ये वन शॉट है, हम इस चैप्टर को जल्दी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं इसे डिटेल में भी बता दूंगा कि डिटेल में इसका क्या फंडा है। ठीक है, अब देखो हक्कल रूल क्या होता है कि अगर किसी को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आना है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक बोले तो क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा उसकी, कि वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। ठीक है, अगली, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं आपको किस किस चैप्टर के वन शॉट चाहिए। बाकी मैंने सोचा हुआ है कि जल्दी से मतलब 15 फेब तक आपके सारे वन शॉट क्लियर कर दूं, सो दैट कि 15 फेब के बाद जिन बच्चों के पेपर हो उनको फायदा हो जाए, जल्दी जल्दी इन वन शॉट को देख के वो चैप्टर को निपटा सके। बता देना, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कौन सी होती है इनकी, ट्राइगोनल प्लेनर। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि इनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। देखिए अगर हर एक कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो अपने आप हो जाएगी, उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3। अब लाइक आप एन की जगह पे 0 पुट कर देते हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। एन की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। इसी तरह से एन की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 10। इस तरह से 4 4 का गैप है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइक ये है हमारे पास। ठीक है, आप सब इससे अवगत हैं, बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। ठीक है, सुन लिया होगा, और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां तक पहुंच चुके हो तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, हमारे पास ये है, अरे भाई ये क्या हुई गवा। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्योंकि ना हमारे सिलेबस में यही है तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। अब देखो हक्कल रूल क्या था कि सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा दी, ध्यान दीजिए। ऑब्वियसली यहां पर हमें दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक ही है। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। sp2 मतलब जहां पर डबल बॉन्ड बना होता है ना। तो यहां पर चेक करोगे, अगर आप इस कार्बन को गेड़िया मारते हैं ना, गेड़िया मारोगे तो आपको नोटिस होगा कि इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन गेड़िया मारोगे तो इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन गेड़िया मारोगे तो इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन के गेड़िया मारोगे तो इसने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रखी है, इसने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रखी है, और इसने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रखी है। अब नोटिस करने वाली बात है कि हर एक कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रखी है, और जब हर एक की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, अपने आप ही वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। पता है ना सबको, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अगर डबल बॉन्ड बना रखा हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। और ट्रिपल बॉन्ड बना रखा हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, sp2 के केस में बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर, और sp के केस में लीनियर। एक दो एक्सेप्शन भी हो जाते हैं कि अगर एक ही कार्बन ने दो जगह पर डबल बॉन्ड बना लिया है, मान के चलो कि एक कार्बन ने दो डबल बॉन्ड बना लिए, मतलब कुछ ऐसे है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से है, बाकी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। इस तरह को बोलते हैं अलीन। ठीक है, जिसने दो तरफ डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पता लगे कितना ज्ञान है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे आप लोग कितनी होगी। क्लियर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी होगी भाई। और लास्ट रूल क्या है कि हक्कल रूल को फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 6 10 14 18 इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब देखो कि इसने पाई बॉन्ड कितने बना रखे हैं, इसने पाई बॉन्ड 3 बना रखे हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 उसकी कैटेगरी में आता है। तो बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बेटा, बट हमने ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हमने सिर्फ बेंजीन को ही स्टडी करना है। बेंजीन को इस तरह से बनाया जा सकता है, बनाया हुआ आपके सामने। तो बात करते हैं अल्केन्स की। अल्केन्स किसे कहते हैं, इन विच कार्बन कार्बन आर अटैच टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। क्लियर, अभी इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnH2n+2।
H2N+2। कोई भी देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा वाइब आएंगे आपको। लाइक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे करो तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन H H H H, ठीक है। यहां पर ये क्या हो गया CH4। जैसे कार्बन हमने 2 ले लिए, कार्बन 2 ले लिए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताइए, अगर कार्बन 2 ले लिए हैं तो एक तो हो ही चुका है, 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे हाइड्रोजन लगा दो भाई, ठीक है ना। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो C2, हाइड्रोजन कितने 6। अगर मान के चलो कार्बन आपने 4 ले लिए, उनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो बॉन्ड पूरे कर दो। जब आप इनके बॉन्ड पूरे करने लगोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, हर जगह पे हाइड्रोजन भी लगा दिया, ठीक है, हर जगह पे हम लोगों ने हाइड्रोजन को भी अटैच कर दिया है। अब आप नोटिस कीजिए तो यहां पर कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10 हैं। तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा है, और हाइड्रोजन जब उसके डबल से 2 ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या होगा CN, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से 2 ज्यादा होगा H2N+2। अच्छा, अल्केन्स का जो दूसरा नाम होता है ना वो पैराफिन्स होता है, पैराफिन्स। अब इस पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, देखो यार अभी आप लोग 12th में नहीं आए हो तो ज्यादा तुम्हें ज्ञान मैंने दिया नहीं है, वरना 12th वालों की मेरी जब भी क्लास होते हैं ना, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ भाई सिंगल रहो, सिंगल रहो, बाबू सोना छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। रीजन क्या होता है कि सिंगल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिंगल बच्चे अच्छा स्कोर कर जाते हैं। सेम फंडा आपके साथ भी है, सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही है कि जो सिंगल होता है ना उसके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बड़ा लिटरल रिएक्ट करते हैं, वो किसी के साथ बहुत कम रिएक्शन करते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। याद रखिए अल्केन्स मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसकी एक्टिविटी बहुत ही लिटल होने वाली है, वो बहुत कम रिएक्शन करने वाला है। डन। वहां पर एल्केन क्या होंगे, बहुत कम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा जी जब आप अल्केन्स का स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, क्या होगा भाई, अभी हमने किया कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इनकी अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी। तो अगर आप एक अल्केन का बॉन्ड बनाना, स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, लाइक सबसे सिंपल की बात करता हूं, आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो कुछ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और यहां पर अगर बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। तो नोमेनक्लेचर की बहुत बेसिक सा नोमेनक्लेचर होता है, इनका कुछ ज्यादा होता नहीं है, आप सब सीख के आए हो छोटी क्लासेज में भी, कि अगर कहीं पे कार्बन 1 है तो उसे मिथ बोल देंगे, 2 है तो उसे इथ बोल देंगे, 3 है तो उसे प्रोप बोल देंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोल देंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक्ट, एंड 9 कार्बन है तो नॉन, एंड 10 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेक बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। आगे बढ़िए, अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो यार इनका नोमेनक्लेचर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, बहुत सिंपल सा नोमेनक्लेचर आता है। एग्जाम्स की बात करूं तो मैंने बोला हुआ है, लाइक मैं बोल देता हूं मिस्टर रोहित शर्मा, जैसे मैंने ये बोल दिया, ठीक है। बाकी डोंट वरी, नोमेनक्लेचर की भी एक वीडियो आएगी 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, फुल डिटेल में सारा का सारा नोमेनक्लेचर कर लेंगे, जिसको नोमेनक्लेचर में डाउट है। अभी तुम बेसिक समझो। रोहित एक्चुअल में उनका नाम है, एक्चुअल नाम तो उनका रोहित है, इसे बोलते हैं पेरेंट, जो मेन बात है। शर्मा जी, ठीक है, ये इनका नाम के बाद जो यूज करें इसे बोलते हैं सफिक्स, और नाम के पहले जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं दत्ता, प्रीफिक्स। जो नाम के पहले लगता है प्रीफिक्स, नाम के बाद लगता है सफिक्स, और जो नाम होता है वो तो पेरेंट होता है। तो जब भी कभी आप नाम करते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, लॉन्गेस्ट चेन देखते हो। इवन मैंने इसके लिए एक रूल भी बता रखा है, PNA, PNA, ये प्यार नहीं आसान, इतना समझ लीजिए कि कैरियर बर्बाद हो जाता है, पढ़ाई पे ध्यान दो। पी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जब भी कभी नाम करेंगे तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एन बोले तो नंबरिंग करेंगे, फिर ए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले पेरेंट चेन, फिर नंबरिंग, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हमारा सीन रहता है। याद रहेगा भैया, याद रहना चाहिए, पेरेंट चेन, नंबरिंग एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डन।
अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसका नाम करो, जैसे आपको ये चेन दे रखी है, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, बहुत बेसिक आता है। लाइक ये है, आपको इसका नाम करना है, तो कैसे करोगे आप इसका नाम? सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन अल्केन्स के केस में विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें मैक्सिमम कार्बन है, पेरेंट चेन हो गई सर। उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग एक भूखे इंसान की तरह करनी है कि जल्दी आए चीज, जल्दी लेफ्ट से चलते हैं तो 3 पे आ रहा है, राइट से चल रहे हैं तो भी 3 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब नाम कर दो। पहले नाम किसका होगा? प्रीफिक्स का, फिर पेरेंट का, और फिर सफिक्स का। प्रीफिक्स जो चेन के बाहर है, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि अभी यहाँ पे देखिए एक कार्बन चेन के बाहर है तो इसका नाम होगा 3। एक कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? चेन में 5 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। और एन क्या है? सफिक्स है। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, ज्यादा वाइब आएंगी। लाइक ये हमारी कार्बन की चेन है, ठीक है, ये है, इस तरह से है। तो इसमें करना है, सबसे पहले हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन विच कंटेन मैक्सिमम कार्बन। ठीक है, तो पेरेंट चेन हमारी कौन सी हो जाएगी भाई? ये वाली चेन हमारी पेरेंट हो जाएगी। दिस वन इज आवर पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन के बाद पी एन ए ना, पर प्यार नहीं आसान, पी एन ए, पहले पेरेंट चेन, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग। अब नंबरिंग करेंगे बेटा जी, कहां से करेंगे? अब अगर आप करते हो इधर से, मान के चलिए इधर चलते हो 1 2 3, 3 पे एक कार्बन है, इधर चलते हो 1 2 3 पे 2 कार्बन है। ठीक है, अभी एक, अब इस तरफ से भी 3 पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, इस तरफ से भी 3 पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। देखो नोमेनक्लेचर को हम जितना मर्जी लंबा खींच सकते हैं, इतने एग्जांपल हो जाएंगे, मैं सच में बोल रहा हूँ, 1-1.5 घंटे क्लास सिर्फ अल्केन्स पे हो सकती है, वो करेंगे, डोंट वरी। अभी सिंपल रखते हैं इसको। ठीक है बेटा, अगर इधर से चलोगे 3 पे मिथाइल ग्रुप है, इधर से चलोगे इथाइल ग्रुप है 3 पे ही। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन क्या बोलते हैं? इथाइल। और ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो रूल क्या है? पी एन ए, पेरेंट चेन, नंबरिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो अकॉर्डिंग टू एबीसीडी पहले आएगा। तो एबीसीडी के ऑर्डर में अगर बात करें तो ई पहले आता है, देन एम आता है। तो बेटा क्या हो जाएगा इसमें, बताइए? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये चेन है। और ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं इथाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? इथाइल आएगा। तो जिस पोजीशन पे है ये 3 पे 2 कार्बन है, 3 इथाइल। उसके बाद 4 पे एक कार्बन है, 4 पे मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन क्या बोल देंगे हम लोग? हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, एक और जरूरी बात तो बताना भूल ही गया मैं आपको। 11th क्लास के बच्चों के लिए ना मैंने एक कोर्स बनाया हुआ था कि फुल केमिस्ट्री इन 14 आवर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाके चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक करने का कोड है बी पंचाल 10, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे देख सकते हो। जिसको स्टार्टिंग के चैप्टर में दिक्कत है, जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास ये चेन है, मान लीजिए हमारे पास ये चेन है, हमें इसका नाम करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं भाई, पेरेंट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। जनरली आपको ऐसी ही ये सीधी चेन ही पेरेंट चेन मिल जाती है जनरली, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, जनरली यही मिलती है। अब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग भी आई थिंक दोनों तरफ से एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पेरेंट चेन होगी, नंबरिंग होगी, उसके बाद नाम करोगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन है चेन के बाहर, इसका नाम करना है, इसे बोलते हैं प्रोपाइल। ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन है चेन के बाहर, इसे बोलते हैं मिथाइल। तो बेटा यहाँ पर आप चेक कीजिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है आई थिंक एम पहले आएगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है जब नोमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक में। 4 मिथाइल, उसके बाद 4 ऊपर वाले का नाम करोगे 4 प्रोपाइल। अब देखो कई होते हैं मेरे जैसे अल्ट्रा प्रो मैक्स, जिनको ज्ञान बहुत है, फोर्थ पोजीशन पे ना 3 कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे, यानी कि टोटल 4 कार्बन है, तो इसे ब्यूटाइल बोल देंगे भाई ना, इसे ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, तो 4 मिथाइल
4 प्रोपाइल, और चेन में कितने कार्बन है? 7। 7 कार्बन क्या बोल देंगे हम लोग? हेप्टेन बोल देंगे। क्लियर है? 7 कार्बन को हम लोग हेप्टेन बोल देने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आइसोमर्स की तरफ। आइसोमर्स क्या होते हैं? पहली बात तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर शो किया जाता है। आइसोमर किसे कहते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, इवन हमने इसकी ट्रिक भी की हुई है। फैंटास्टिक, सुशांत, सोनी, दीपिका, या अपने सुशांत और धोनी तक रखते हैं। फैंटास्टिक, सुशांत और सुंदर, धोनी, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब होता है फॉर्मूला, इस एस का मतलब होता है सेम, जिसका फॉर्मूला तो सेम रहे बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जहां पर फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बेटा जी, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ऐसी चीज को बोलते हैं हम लोग आइसोमर। तो यहाँ पर दो तरह के आइसोमर शो किए जा सकते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर किसे कहते हैं? लाइक ये मेरे पास कार्बन कार्बन की एक चेन है, फोकस करना, ये कार्बन कार्बन की एक चेन है। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 6। अब जैसे ये हमारे पास एक चेन है, इसमें कितने कार्बन है? इसमें भी 6 ही है। अब जैसे ये हमारे पास एक चेन है, इसमें भी कितने कार्बन है बेटा जी? 6 ही कार्बन है। तो यहां पर देखो तो ये एक स्ट्रेट चेन है, ये एक जिसमें एक ब्रांच लगी हुई है, ये एक जिसमें दो ब्रांच लगी हुई है, मतलब चेन डिफरेंट होगी। एक जगह पे स्ट्रेट थी, एक जगह पे वो ब्रांच हो गई है। ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर, जिसमें चेन डिफरेंट हो। इवन इसका नाम की बात करते हैं बेटा जी, कई बच्चों को कॉमन नोमेनक्लेचर में बहुत दिक्कत आ जाती है, तो इसे बोला जाता है, ये सीधी चेन है ना, ये सीधी चेन है, तो इसे बोलते हैं एन हेक्सेन। क्या बोला जाएगा इसे? एन हेक्सेन। अब इसकी बात करें तो ये चेन है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन बट इसमें 6 ही है। ठीक है, अगर सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लग जाए और कार्बन, टोटल कार्बन काउंट करते हो आप, टोटल कार्बन 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आइसो हेक्सेन। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कितने कार्बन है? कार्बन इसमें भी 6 ही है, बट जो सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, अगर सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नियो नियो हेक्सेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? अगर सीधी चेन है, सीधी चेन है, मान लो 7 कार्बन की एक सीधी चेन है, तो उसे बोलेंगे एन हेप्टेन। 7 कार्बन की एक सीधी चेन है तो एन हेप्टेन। अगर कार्बन टोटल 7 है, ठीक है, बट सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसे आइसोहेप्टेन। कार्बन 7 ही है, टोटल काउंट करने पे कार्बन 7 ही होते हैं, बट सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसे बोलेंगे नियो हेप्टेन। समझ लो, इसे बोलते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर। और पोजीशन आइसोमर क्या होता है भाई? लाइक बेटा जी ये समझो। ओके, एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, एक मिनट भाई साहब को नीचे कर देते हैं थोड़ा। हाँ, अब लाइक मैं आपको बोल देता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ये कार्बन कार्बन की एक चेन है, ठीक है, ये है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है और मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, और इसमें कार्बन कितने हैं? 6 है और मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। क्लियर है? अब अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट की या बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। और सिंस यहाँ पर पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो बेटा जी यहाँ पर क्या चेंज हो रही है? पोजीशन। यहाँ पर अभी ये सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप और अभी ये थर्ड पोजीशन पे है। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि कार्बन एटम की डिग्री बतानी होती है हमें। ठीक है, कैसे बताते हैं किसी कार्बन एटम की डिग्री? हम एक चेन देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ना एक चेन है, ये कार्बन कार्बन की एक चेन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है कि एक कार्बन कितने कार्बन एटम से लिंक कर रहा है। एक कार्बन एटम जितने कार्बन एटम से लिंक कर रहा होगा वो उसकी डिग्री होती है। अगर एक कार्बन एटम से लिंक कर रहा है प्राइमरी, अगर वो दो कार्बन एटम से लिंक कर रहा है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री कह लीजिए। अगर वो 3 कार्बन से लिंक कर रहा है 3 डिग्री टर्सरी, और अगर 4 से लिंक कर रहा है तो उसे बोलेंगे क्वार्टरनरी या 4 डिग्री। ठीक है बेटा जी, अब ध्यान दीजिए,
लाइक मैं आपको बोलता हूं, मुझे आप इस कार्बन की डिग्री बताओ, मुझे आप इस कार्बन की डिग्री बताओ, मुझे आप इस कार्बन की डिग्री बताओ, मुझे आप इस कार्बन की डिग्री बताओ। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो आप नोटिस कीजिए कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से लिंक कर रहा है? एक इधर, दो, तीन, ये तीन कार्बन से लिंक कर रहा है, तो ये 3 डिग्री है। अगर आप इस कार्बन की बात करोगे तो एक, दो, तीन, चार, ये 4 कार्बन से लिंक कर रहे, तो ये 4 डिग्री है, ठीक है कि नहीं? और अगर आप इस कार्बन की बात करोगे, ये कार्बन कितने एटम से लिंक कर रहे हैं? इधर भी एक, दो, तीन, ये तीन तरफ से कार्बन एटम से घिरा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है। और बेटा जी अगर आप इसको देखो तो ये तो सिर्फ एक तरफ ही बॉन्ड बना रहा है, इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे 1 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? कि जो कार्बन जितने से लिंक कर रहा है उसकी डिग्री उतनी हो जाएगी। बाकी इसके निंजा टेक्निक भी होती है। निंजा टेक्निक क्या होती है? लाइक आपको चेन जनरली ऐसे नहीं दी होती, आपको चेन कुछ हाइड्रोजन भी लिंक करते हैं। मैं जनरली नहीं लिंक करता हूँ हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। वो CH3, CH2, C, CH3, H, इधर CH2, इधर C, CH3, CH3, CH3। मैंने आपसे पूछा इनकी डिग्री बताओ, मैं आपको बोलता हूँ इस कार्बन की डिग्री बताओ, मुझे बताओ इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन की भी डिग्री बता दो लगे हाथ, और इस कार्बन की भी डिग्री बता ही दो। माइंड में नंबर रखिए। देखिए मैक्सिमम कितनी डिग्री हो सकती है? 4, ठीक है, 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। माइंड में नंबर रखना है 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां से आप क्या कर सकते हो? डिग्री ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट कर सकते हो। सर कैसे? ध्यान दीजिए। जैसे मैं स्पेसिफिकली इस कार्बन की डिग्री पता करना चाह रहा हूं, अपने माइंड में नंबर रखो 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस पे कितने हाइड्रोजन लिंक हो रहे हैं? इस पे 3 हाइड्रोजन लिंक हो रहे हैं, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने लिंक है। इस पे 3 हाइड्रोजन लिंक है, तो 4 माइनस 3 इज 1 डिग्री ना। अगर मैं बोलता हूँ इस कार्बन की डिग्री बताओ, माइंड में रखा 4, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लिंक है? इसके साथ देखने अपने, इसके साथ एक हाइड्रोजन है 4 - 1, तो ये कितने डिग्री हुआ? 3 डिग्री। अब इस कार्बन की डिग्री बताओ, इसके साथ कितने हाइड्रोजन? दो, 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, तो ये कितने डिग्री हुआ? 2 डिग्री। अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि 0 है, 4 माइनस 0 इज 4 डिग्री, ये हमारे पास 4 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? चलिए, तो यहाँ पर एक बेसिक सी बात खत्म होती है। अल्केन्स की डिग्री पता कर चुके हैं, आइसोमेरिज्म पता कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर पता कर चुके हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की बात करते हैं कि अल्केन्स को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। हम इसको वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन बनती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन से बना सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से बना सकते हैं, रिडक्शन से बना सकते हैं, एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से बना सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाना रिडक्शन से। इस टॉपिक का नाम है रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इस चैप्टर की जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मतलब आज जब मैंने इस वन शॉट की स्टार्टिंग की थी, तो बेटा मैंने उसी टाइम आपको यह भी बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग किसे कहते हैं? बताया था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हों बाय डबल बॉन्ड और बाय ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहां पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, जैसे कि ये हमारे पास एक अल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया। अच्छा, कैटलिस्ट लोगे, ये 2-3 कैटलिस्ट बड़े फेमस रहते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जो कैटलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे वो डी ब्लॉक से देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट डी ब्लॉक से देखने को मिलेंगे। और यहां पर लिख लीजिए, निकल, प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है, पैलेडियम हो सकता है। ये बड़े फेमस कैटलिस्ट रहते हैं, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाते हैं ये, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन में इन्हीं का यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेशन कह लीजिए या फिर रिडक्शन कह लीजिए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल में बदल जाएगा और ये इनके बॉन्ड पूरे कर देगा। क्लियर है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको फील नहीं आए। जैसे हमारे पास एक अल्कीन है, अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा CH2, CH2, इसे क्या बोलते हैं? इथीन। क्या बोलते हैं इसे? इथीन। इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को आप सिंगल में निपटाओ, डबल बॉन्ड किस में निपट गया? सिंगल में।
कितने बॉन्ड हो गए हैं? अच्छा, पहले से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनके पास, है ना। अब आप नोटिस करो बेटा, इनके पास कितने बॉन्ड हो गए इस कार्बन के। बॉन्ड क्या चेक करते हैं? गेड़िया मारते हैं। एक बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 3। इस कार्बन के भी गेड़िया मारोगे तो एक तो आपको दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। तो आप क्या करोगे बोलो? यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दोगे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा दोगे। क्लियर है कि नहीं? हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास अल्काइन होता तब भी आप ऐसे करते। ठीक है, वो अल्काइन का देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान देना, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। प्लस का साइन है, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा बताओ? ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल में। यहाँ पर CH, यहाँ पर CH। कितने कार्बन के बॉन्ड हो रहे हैं? 1 2 3। इस कार्बन के 1 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। फिर आप दोबारा से इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। डबल बॉन्ड किसमें ब्रेक हो जाएगा? सिंगल में। कार्बन सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर हर जगह पे बताइए, पहले से 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास एल्केन बन गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेटा ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटेगा, डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में, और इस तरह से अल्काइन से एल्कीन बनता है, और अल्कीन से फिर फर्दर हम अल्केन बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास भाई अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? जब कार्बन की चेन के साथ एक हैलोजन लगा हो। ठीक है, इनको दिखाया जाता है जनरली RX की फॉर्म में। ठीक है, RX की फॉर्म में आप इसे दिखाते हो। तो आपने क्या कर दिया? इसके साथ जोड़ दिया किसको? H2 को। किसको जोड़ दिया आपने इसके साथ? H2 को। जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसके बाद क्या किया आपने? H2 को जोड़ दिया, और यहां पर लेना है ZnHCl। मैं आपको एक चीज बताता चलता हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे जिंक का ना, मतलब कई जगह पे जिंक के अफेयर चलते हैं, बट HCl के साथ बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग अफेयर चलता है, बहुत जगह चलते हैं ZnHCl ZnHCl। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो भैया ये तो एक H तो इसके साथ बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा HX, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? RH। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको पता है कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अल्काइल, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला हुआ करता है CnH2n+1, CnH2n+1, और इधर कुछ ना कुछ बॉन्ड लगा होता है। मतलब कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज्यादा होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज्यादा, 2 दूनी 4 और 1 5। अगर मान लो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज्यादा, 4 दूनी 8 और 1 9। अगर मान के चलो कार्बन कहीं पे 6 है, कार्बन 6 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल से एक ज्यादा, यानी कि 13 होंगे वहां पर। क्लियर है? तो मैं जैसे R की जगह पर फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर भाई C2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? डबल से एक ज्यादा, यानी H5। और X की जगह हैलोजन लेना है। हैलोजन किसे कहते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट को। फिर कल बारिश आई या फिर कल बाहर आई आंटी, वो वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लोरीन ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने किसके साथ? विद H2। अफेयर किसके साथ है? जिंक का HCl के साथ। तो बेटा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, ये चीज बाहर निकल गई, ये क्या हो जाएगा? HCl, और बेटा ये H इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5 के साथ। ये क्या बन गया हमारे पास? C2H6। क्या बन चुका है भाई? C2H6 बन जाएगा। क्लियर है? एक तो ये तरीका है। इसका फायदा क्या है कि लाइक आपको कोई बोलता है कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू इथेन, यानी कि आपने क्लोरीन को हटाना है, तो उस क्लोरीन को आप हाइड्रोजन के साथ उड़ा सकते हो। आपको कोई बोलता है क्लोरोप्रोपेन इनटू प्रोपेन, तो बहुत आसानी से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। बट अगर आपको कभी कार्बन ज्यादा करने आता है, तो वहां पर हमारी निंजा टेक्निक रहती है वुर्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रहती है भाई? वुर्ज रिएक्शन, जो आपके साक्षात सामने अभी है, वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, वुर्ज रिएक्शन बड़ी आसान है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसमें आप ना 2 हेलोल्केन लेते हो। पहली बात तो 2 हेलोल्केन लोगे, RX। ठीक है, RX, RX समझते हो ना? अभी बताया अल्काइल हैलाइड, R इज अल्काइल और X इज हैलाइड। और यहाँ पे इसको ट्रीट करते हो विद मेटल 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दद्दा।
किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा भाई, ये चीज बाहर निकल जाएगी। मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल जो होती है नॉन मेटल से अत्यंत प्रेम करती हैं, तो ये चीज बाहर निकल जाएगी। क्या चीज बाहर निकल गई? 2Na, एक्स एंड आर आपस में लिंक करेंगे, आर का मतलब कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये लिंक हो गया और ये बन चुका है हमारे पास आर। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लाइक आर की जगह पे आपने कार्बन लिया और आपने क्या लिख दिया? C2H5, एक्स का मतलब आपने क्या लिखा? Cl प्लस 2Na, और इस एक्स की जगह पे आपने लिखा Cl और यहाँ पर C2H5। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखा ड्राई ईथर। तो क्या होगा? ये तो 2NaCl तो बाहर हो जाएगा, है ना। और C2H5 क्या बन गया? C4H10। एक बार C4H10 का नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। ये जितने क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ ना, मैं समझता जाऊंगा कि हाँ बच्चे यहाँ तक देखते गए हैं। ठीक है, मतलब किसी बच्चे ने यहाँ तक इस वन शॉट को देखा और वो यहाँ तक तैयारी कर चुका है, तो आप लोगों ने बताना है कि हाँ सर C4H10 का नाम क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हो? आप सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड लेते हो। तो पहली बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड कहा जाता है RCOOH को। RCOOH क्या होता है? एसिड। इन केस आपको कोई बोल रहा है सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, अगर आपको कोई बोल रहा है सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फेमस बंदा है कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, और पूरी केमिस्ट्री में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे फेमस बंदा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबकी हेल्प करने आता है और हाइड्रोजन सबसे पहले निकल भी जाता है। हाइड्रोजन सबसे पहले हेल्प करने आता है और सबसे पहले उड़ान भी भर जाता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, तो ये है RCOOH की बलि दी जाएगी और यहाँ पर ये H की जगह पे क्या लग जाएगा? Na। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड, बेटा जी मैंने आपको बोला पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या हुआ? पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड का एसिड किसे कहते हैं? RCOOH की तो बलि दे दी जाएगी और उसकी जगह पे क्या लगा दिया जाएगा? पोटेशियम। अगर मैं आपको बोलता हूं सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, बताइए, अगर मैंने आपको बोल दिया सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, तो क्या होगा भाई? RCOO और H की जगह पे क्या लग जाएगा? Ag, दैट इज सिल्वर। क्लियर है? तो बेटा जी आपने करना क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि आप इसमें पानी डालोगे, करंट पास कराओगे। ठीक है, आपने सिल्वर सोल्ट, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड लिया, RCOO। मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं, इसमें पानी मिला दो और इसमें से करंट पास करा दो। ठीक है, देन आप लोग क्या नोटिस करोगे जब आप इसमें से करंट पास करा दोगे? अच्छा, यहाँ पे दो दो मोलिक्यूल ले लेना है इनके। ठीक है, कितने कितने मोलिक्यूल ले लेने हैं? दो दो। ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स। मुझे ऐसा लग रहा है ब्राइटनेस बहुत कम है, ज्यादा करते हैं, फील आनी चाहिए ना। सॉरी, ब्राइटनेस कम थी। तो बेटा जी क्या हो जाएगा? ये सारा पोर्शन ना बाहर निकल जाएगा, ये सारा पोर्शन यहां से बाहर निकल जाएगा, सारे का सारा पोर्शन। बहुत आसान वे में समझा रहा हूँ। COO क्या बन जाएगा? CO2। कितने? 2 टाइम्स। Na इस साइड के OH के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2NaOH। और हाइड्रोजन भी H2, और ये 2R बचे, ये भी लिंक कर जाएंगे R R। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। R का मतलब होता है कार्बन। लाइक आपने कार्बन ले लिए, एक कार्बन लिया, हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल प्लस वन होता है अल्काइल में, अल्काइल आइल, समझ रहे हो? समझिए। तो अगर कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल प्लस वन यानी कि 3। और यहां पर है COO, पानी मिलाया, H2 एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? ये 2 टाइम्स ले लेना, ये भी 2 टाइम्स ले लेना। इसके बाद क्या होने वाला है? ये चीज तो बाहर ही निकल जाएगी, ये चीज, इस चीज ने तोड़ जाना है। तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स COO है, यानी कि ये तो बाहर निकल गया, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ CO2। उसके बाद ये Na है, इधर H2O के OH के साथ जुड़ेगा, ये बन गया 2NaOH। अब देखिए H2O का जो OH है वो तो गया, H बच गया, वो H2। और यहाँ पर C1H3 2 टाइम्स है, यानी कि क्या बन जाएगा? C2H6। पता है ना C2H6 को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। ये कार्बन वाला जो पोर्शन है, कार्बन वाला जो पोर्शन है वो रहेगा कैथोड पे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो इथेन हो। और ये जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है
वो रहेगा, नाइट्रोजन नहीं है वो सोडियम है। क्या यार आप ही एन देखा तो नाइट्रोजन बोल दोगे वो एनोड पे चला जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और इसमें होता क्या है, इसमें भी अगेन आप सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ही लेते हो, ठीक है। ऊपर दी हुई रिएक्शन में फिर भी बस आपको समझा रहा हूं कि हुआ कैसे है। आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया RCOONA। अब की बार आप लोगों ने उसकी रिएक्शन करानी है विद NaOH। और एक्चुअल में NaOH अकेला नहीं होता है, NaOH का एक मित्र भी है CaO। ये दोनों भाई ना इकट्ठे चलते हैं। कौन कौन से? NaOH भी इकट्ठा चलता है एंड CaO भी इकट्ठा चलता है। NaOH किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा। NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। और CO का मतलब क्या होता है? क्विक लाइम, पता है ना, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है बेटा जी सोडा लाइम। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? सोडा लाइम। इसे बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। NaOH और CaO को मिक्सचर, CaO के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? सोडा लाइम बोला जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। अब क्यों बोलते हैं सर? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है ना, उनको क्या बोला था? उनको बोलते हैं विरुस्का, है ना, विरुस्का करके कुछ बोलते हैं। ऐसे नहीं कपल्स के नाम ऐसे रख दिए जाते हैं। तो ये भी कपल है ना, तो इनके नाम भी उठा लिए गए और इनको बेटा NaOH और CaO के मिक्सचर क्या बोला जाता है? सोडा लाइम बोला जाता है, ठीक है। अब ये भी बहुत आसान है, इसमें भी याद रखिए ये सारा पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? Na2, ये हो जाएगा Na2CO3 और यहां पर क्या बच गया आपके पास? RH। RH इज अल्केन, RH इज अल्केन, ठीक है नहीं। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? R का मतलब होता है कार्बन। लाइक आपने कार्बन ले लिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? C2H5 COO Na। और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया आप लोगों ने? विद NaOH। तो क्या हो जाएगा? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो ये चीज बाहर, ये चीज तो बाहर निकल गई। क्या चीज बाहर निकल गई है? Na2CO3 बाहर निकल चुका है, Na2CO3। और ये C2H5 एंड H क्या बन चुके हैं? C2H6। C2H5 एंड H मिलकर क्या बन जाएंगे? C2H6। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत फेमस कंपाउंड है। सो सब कुछ तो फेमस है, कुछ वो चीजें बताओ जो फेमस नहीं हो। फेमस है, दैट्स व्हाई बोल रहा हूं। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने याद कैसे किया हुआ है? राहुल मांगे एक्स, राहुल मांगे एक्स बोले तो RMgX। RMgX जो होता है इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब समझिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंडा क्या है, होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चक्कर क्या है भाई। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे ना, आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद वाटर। इसको ना वाटर से बड़ा बचा के रखा जाता है। मतलब कई चीजें होती हैं कि ना, जैसे हम लोग हैं, हम पानी से बड़ा बच के रहते हैं। मतलब मैं अपनी बात, मतलब होगा सर्दियों में सारी पानी से बच के रहते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है पानी पड़ते ही ऐसे ऐसे साउंड आने। अभी कहीं बच्चों को ठंड भी लग गई होगी, ठीक है। तो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से बड़ा दूर रखा जाता है। रीजन क्या है सर? ऐसा क्या होता है? देखिए जैसे ही हमने इसको पानी में रखा ना, ये पानी क्या है? H2 यानी कि HOH। भाई साहब ये बॉन्ड यहां से क्लीव कर देगा, यहां से इस R के साथ क्या जुड़ जाएगा? H। और इस MgX के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgX के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। R के साथ क्या जुड़ गया? H। और इस MgX के साथ क्या जुड़ गया? OH। एंड RH इज अल्केन। RH क्या है भाई? अल्केन है। बात क्लियर होती है? बात क्लियर होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए सभी को। क्लियर है बेटा जी? इस तरह से तो R का मतलब होता है कार्बन। लाइक आपने लिया C2H5 MgCl। जब एक कार्बन का पोर्शन हो, मैग्नीशियम हो और हैलोजनों से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अगर मैं इसका नाम बोलूं, इसे बोला जाता है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आपने इसको पानी में डाल दिया और मैंने क्या बोला? पानी से बचा के रखना है। बट सर की बात तुम लोगों ने नहीं मानी, देन आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हाथ धो बैठोगे।
देखिए क्या होगा, पानी को देखते ही भाई साहब बावला हो जाता है ये, बावला। तो देखिए H2 है, H2 किसमें ब्रेक होगा, H में एंड OH में। ये भाई साहब यहाँ से क्लिप होंगे, ये यहाँ से क्लिप होंगे, तो ये H के साथ जोड़ी बनाएगा और C2H5 क्या बन जाएगा, C2H6, और ये OH इसके साथ चला जाएगा, MgCl के साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, यही थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करूं तो जो हमारे पास कार्बन 4 तक है, 4 तक मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर आपने कार्बन 5 से 17 ले लिए, 17, तो लिक्विड होता है। और अगर 17 से ज्यादा है, अगर कार्बन 18, 19, 20 इससे ज्यादा होते गए तो वो सॉलिड होता जाएगा। बहुत आसान सी बात है। मान के चलो एक बड़ा सा कमरा, उसमें 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो दूर दूर दिखेंगे। सिमिलरली गैस के पार्टिकल भी होते हैं, गैस के पार्टिकल भी दूर दूर होते हैं। फिर उसी कमरे में मान के चलो 10-15 बच्चे हैं, तो बेटा थोड़ी सी भीड़ लगेगी। ठीक है, ठीक ठाक सा कमरा है तो उसमें थोड़ी सी भीड़ लगेगी तो लिक्विड हो जाएगा। और अगर मान के चलो उस कमरे में 20-30 बच्चे हो जाए तो भीड़ लगेगी, अच्छी भीड़ लगेगी, तो वो सॉलिड है। अगर कार्बन कम है तो गैस, थोड़े से ज्यादा है तो लिक्विड, और ज्यादा है तो वो सॉलिड स्टेट में। अब अगली बात करें तो याद रखिए, अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो फ्लोट करते हैं पानी में। हाइड्रोकार्बन की एक बड़ी खास बात होती है कि वो वाटर से हेट करते हैं। हम भी हाइड्रोकार्बन है, दैट्स व्हाई हम पानी से हेट करते हैं। अभी एक आधा बोलेगा नहीं सर मैं तो डेली नहाता हूं, मैं तो डेली नहाती हूँ, अच्छी बात है। बट देखो मेरी थ्योरी क्या है कि सेव वाटर सेव फ्यूचर। हम नहाने में बहुत पानी वेस्ट कर देते हैं, तो सर स्मेल से कैसे बचते हो, अरे क्या बोला, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। तो बेटा जो अल्केन्स होते हैं ना वो पानी में नहीं घुलते। रीजन क्या होता है कि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो पानी से नफरत करने वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑयल होता है, ऑयल घर में सरसों का तेल है, बालों में लगाया होगा कभी, या नारियल का तेल है, या पेट्रोल डीजल है, वो पानी में नहीं घुलेंगे बिकॉज वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाँ ये अपने जैसा में घुल जाते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक बेंजीन में घुल जाएंगे, क्लोरोमीथेन में या टेट्राक्लोरोमीथेन में, इस तरह से घुल जाएंगे। इससे जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन किससे बनता है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन बनता है इनके बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट का बेटा जी एक सिंपल बात याद रखिए, हमेशा की बात बता रहा हूं, हमेशा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular mass. Boiling point is directly proportional to molecular mass and inversely proportional to branching. Inversely proportional to branching. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको ज्यादा वाइब आए। जैसे कि हमारे पास ये कार्बन कार्बन की चेन है, यहाँ पे मान के चलो 5 कार्बन है, यहाँ पे मान के चलो 6 कार्बन है, यहाँ पे मान के चलो 7 कार्बन है। तो मैं आपसे पूछता हूँ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा जी, हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। समझो ना, एक जगह पे 2 आलू है, एक जगह पे 3 आलू है, एक जगह पे 4 आलू, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा जब 4 आलू को उबालोगे तो ये फंडा यहां पर है। ठीक है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रखते हैं, कार्बन रख लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, कार्बन हमने 6 रखे, बट ना ब्रांच चेंज कर दी। जैसे यहाँ पे 1 ब्रांच लग गई, जैसे यहाँ पे 2 ब्रांच लग गई। अब बताइए इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। हमें पता है दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब मैं आपको दूसरा सीन याद दिलाता हूँ, आपने वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं, विच डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज। जितना साइज बड़ा होगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर साइज बड़ा है, अगर आप फर्स्ट केस में बात करते हो तो यहाँ पर जो साइज है वो शेप जो है वो बड़ी है। यहाँ पर शेप जो मेन चेन की शेप है वो छोटी होती जा रही है, और जितनी छोटी होती जाएगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा, हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा भाई, बताइए। एज ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, तो सबसे ज्यादा किसका है, इसका, फिर इसका, इस तरह से। क्लियर है, बस ये होती है पहली बात। 1 से 4 तक गैस रहेंगे, 5 से फिर 17 तक
लिक्विड हो जाएंगे और 17 से ज्यादा सॉलिड। पानी में नहीं घुलते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, डेंसिटी कम होती है इनकी पानी से, दैट्स व्हाई तैरते हैं ये, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या विचार है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाता है। आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे, क्रिकेट मैच में प्लेयर फील्डिंग कर रहे होते हैं, अब एक प्लेयर को मान लो बाथरूम का प्रेशर हो गया, तो क्या होगा? उसको जाना पड़ेगा, या उसकी तबीयत खराब हो गई है, बाथरूम का प्रेशर अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई है या कुछ भी उसको चोट लग गई है, तो वो ऑफ फील्ड जाएगा, अब उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आ जाएगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, जब एक की जगह कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, तो समझिए जैसे हमें क्या करना है, ये हमारे पास कार्बन कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हर जगह पे क्या लगा होगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इथेन है। आपने इसकी क्लोरीनेशन कर दिया, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी है विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO बोले तो सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा भाई? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इन 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन क्या होगा? इस H की जगह जाएगी, तो क्या जाएगा? C, इधर क्या जाएगा? Cl, बाकी सब जगह पे क्या रहेगा? बोलिए, बाकी सब जगह पे क्या रहेगा? H H H एंड H। बेटा वो Cl उधर चला गया, H इधर बन जाएगा प्लस में HCl। इट इज सब्स्टिट्यूशन। और टॉपिक का नाम हैलोजिनेशन है, मतलब हैलोजन सब्स्टिट्यूट करेगा। किसको? सबसे आसान बलि देना किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आसान बलि देना किसका है भैया? हाइड्रोजन की बलि देना सबसे आसान है, याद रखिए। ठीक है, हाइड्रोजन इज लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर, वो रोटी है। रोटी जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम रोटी नहीं खाते। अगर किसी शादी का कार्ड आया हो तो हम रोटी नहीं खाएंगे, रोटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए दूसरी चीज आ रही है। इस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इज कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा? जला देना। ठीक है, अब ये कंबशन 2 तरह की होती है। ठीक है, एक तो ये होती है भाई कंप्लीट कंबशन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट कंबशन क्या होता है। लाइक आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, लाइक आपने CH4 लिया, तो कंबशन मतलब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो बेटा क्या होगा? अगर कंप्लीट है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? CO2 एंड H2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 एंड H2। और अगर ये कंबशन इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका प्रोडक्ट बन सकता है शायद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, या फिर आपका प्रोडक्ट बन सकता है क्या बन सकता है भाई? कार्बन एंड वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको कोई बोलता है कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है, कंप्लीट अगर हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा, और अगर इनकम्प्लीट है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, आपका कार्बन बन सकता है, पानी बनेगा ही बनेगा हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। और प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना आप, इसकी इसमें आपकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बेटा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा के ना अभी नोट करना है इसको, थोड़ा सा टाइम लगाना। अब देखो, अगर आपने इसकी रिएक्शन की है विद ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इसकी की है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, आपने इसकी रिएक्शन की है विद MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में की है। ठीक है, और यहां पर क्या है भाई? क्या होगा भाई? यहां पे है मैग्नीज सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इनकी रिएक्शन करोगे तो आपको अपने प्रोडक्ट देखने हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यहां पे आपको याद करना पड़ेगा बेटा जी, यहां पे आपको याद करना पड़ेगा कि अगर कॉपर की प्रेजेंस में कर रहे हैं ऑक्सीडेशन तो अल्कोहल बनेगा, अगर MO2O3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड बनेगा, इथेनॉल। और अगर आप CH3COO का ट्वाइस Mn की प्रेजेंस में कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है। कॉपर की प्रेजेंस में क्या बनेगा? अल्कोहल। MO2O3 की प्रेजेंस में क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और वो मैग्नीज का जो सोल्ट होता है ऑफ एसिड, उसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल, उसके बाद MO2O3 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड, और वो मैग्नीज का जो सोल्ट होता है, मैग्नीज सोल्ट ऑफ एसिड, उसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है? हो जाएगा।
ये परफॉर्म करके जब हम देखते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब जो अल्केन्स होते हैं जनरली दो तरह के आइसोमर शो करते हैं, या तो चेन या फिर पोजीशन। तो यहां पर हम पोजीशन और चेन दोनों देखने को आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन कार्बन की एक चेन है, ठीक है। अच्छा, आपने रिएजेंट याद रखना है कि किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये होगा। कार्बन कार्बन की एक चेन है 6 कार्बन है। आपने इसमें क्या डाल दिया? एनहाइड्रस AlCl3। क्या डाल दिया? एनहाइड्रस AlCl3। तो आप क्या नोटिस करोगे जब आपने इसमें डाल दिया है AlCl3 विद HCl की प्रेजेंस में, क्या होगा भाई? क्या होगा? तो आप नोटिस करते हो कि आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा। ये जो 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये 5 कार्बन की चेन बन जाएगी और किसी एक जगह पे ब्रांच लग सकती है। मान लीजिए यहाँ पे ब्रांच लग गई, या फिर 5 कार्बन की एक चेन है और यहाँ पे ब्रांच लग गई। तो समझ रहे हो कि आइसोमेरिज्म शो करने लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर अपने आप से डिफरेंट होने लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl। आगे बढ़ते हैं। एरोमेटाइजेशन। अरोमा वर्ड मैंने आपको पहले बताया। अरोमा का मतलब क्या होता है? जिसमें से फ्रेग्रेंस आती है, हक्कल उनको फॉलो करते हैं। अरोमा मतलब बेंजीन बना देना, ठीक है। तो बेंजीन बनाने के लिए, बेंजीन में कम से कम 6 कार्बन होते हैं, तो बेंजीन बनाने के लिए कम से कम आपको 6 कार्बन का अल्केन लेना पड़ेगा। 6 कार्बन का अल्केन लेना पड़ेगा। डन। और उस 6 कार्बन के अल्केन को, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट पूरे कर लीजिए। H3, यहाँ पर H2, बहुत छोटा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं क्योंकि बाद में बच्चों को दिखाई नहीं देता। यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या ले लिया? V2O5, कोई भी ले सकते हैं। और इसको गर्म किया है, टेम्परेचर अच्छा लेना है, 773 केल्विन, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। प्रेशर बहुत कम रखना है, कम नहीं ज्यादा, दबा देना उसको। 10 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बढ़िया होता है ये, अच्छा प्रेशर। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो आपका अल्केन है बेटा जी, ये बेंजीन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है? अगर आप 7 कार्बन लेते तो 6 कार्बन का बेंजीन और ऊपर एक कार्बन। अगर आप 8 कार्बन लेते, उनके साथ ये कंडीशन करते कि उसको V2O5 या Cr2O3 की प्रेजेंस में गर्म करते, टेम्परेचर 773 केल्विन लेते, तो भी हमारा बेंजीन बनता। बेंजीन 6 कार्बन यूज हो जाते और 2 कार्बन अब ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 6 कार्बन से सीधा बेंजीन, 7 कार्बन से बेंजीन, ऊपर एक कार्बन, 8 कार्बन से बेंजीन, ऊपर 2 कार्बन, इस तरह से। नेक्स्ट अभी पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना। आपने जितने कार्बन लिए हैं, मान के चलिए कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने कितने कार्बन लिए हैं, हमने 6 कार्बन लिए हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगेन वही 773 केल्विन। सर 773 से तो बेंजीन बनता था ना? बनता था, बट वहां पे कैटलिस्ट भी थे, वहां पे प्रेशर भी था, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर है। देन आप नोटिस करोगे कि 6 ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे ब्रेक कर सकते हो 4-2 के जोड़े में, 3-2-1 के जोड़े में, कितने मर्जी के जोड़े में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वाई बाई। जैसे कि मैंने एक अल्केन लिया 5 कार्बन वाला, हाइड्रोजन कितने होंगे अगर अल्केन है तो? डबल प्लस 2 C5H12, और इसको गर्म कर दिया बेटा जी 773 में। तो अब इसे ब्रेक डाउन करोगे। अब ब्रेक डाउन आपकी मर्जी है, 4-1 में कर दो, 3-2 में कर दो, 2-2-1 में कर दो, आपकी मर्जी है। मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ 3-2 में, 3 कार्बन और एक जगह पे 2 कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे अगर मैं अल्केन बनाऊंगा तो? अल्केन बनाऊंगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 8। और यहाँ पर हाइड्रोजन मुझे कितने लगाने पड़ेंगे? 4 ही लगाने पड़ेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब आप उसे ब्रेक डाउन करोगे ना, तो क्या होगा भाई? आपके पास एक अल्केन बनेगा और बाकी क्या बनेंगे? अल्कीन बनेंगे। बाकी क्या बनेंगे? अल्कीन। C2H4 है, डबल हाइड्रोजन है, तो वो अल्कीन कहलाएगा, इसे इथीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे C6H14 था, C6H14 को बोलते हैं हम लोग हेक्सेन। जब बेटा आपने उसको गर्म किया तो बन गया C4H8 एंड C2H6। C4H8 जब हाइड्रोजन डबल है इट मींस अल्कीन बना है, और जब डबल से 2 जाता है तो वो अल्केन बना है। यहां पर आप इसको 3-2-1 के जोड़े में ब्रेक कर सकते हो। याद रखिए अल्केन सिर्फ एक बनेगा, बाकी सब अल्केन बनेंगे। क्लियर है? आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद रिएक्शन विद स्टीम। इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करें, अगर हम इसको गर्म करें
पानी के साथ, देन क्या होगा? तो भैया जब आप इसे गर्म करोगे, लाइक मीथेन है, आपने इसको गर्म किया तो आपको क्या मिलने वाला है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन को बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब बड़े लेवल पे हाइड्रोजन इस तरह से बनाई जाती है। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। ओके, तो बहुत आसान हो गया। उसके बाद बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? लाइक मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है ए, ये एक हाइड्रोकार्बन है ए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड में रोटेट करने लग जाए, ठीक है, ये दो हैं और ये ऐसे रोटेट करने लग जाए तो बड़े सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमर। ध्यान दीजिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ज्यादा फील आ जाएगी। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस which can be obtained due to the rotation about carbon carbon single bond are called conformation। कि जब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही घूमने लग जाए तो हमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन बोलते हैं। द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और रोटेशनल आइसोमर्स और रोटामर्स और कन्फर्मर्स। क्लियर है? यहां पे आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा बेटा, कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमने इनको रोटेट कर दिया तो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा, दो तरह की प्रोजेक्शन होती है, एक होती है साहॉर्स प्रोजेक्शन और एक होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहां पे आपको दो फॉर्म भी देखने को मिलेंगी, एलिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। एलिप्स किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ये कार्बन कार्बन के बीच में, ओके, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे इसने एक बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे इसने ऐसे दो बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसने भी बॉन्ड बना रखे हैं ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जितना पास हो सकते हैं, बिल्कुल जब पास हो जाए, बिल्कुल पास हो जाए तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एलिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको? एलिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखने पे, अब मैं देखिए, एक देखने वाला इस तरफ से देख रहा है, इस तरफ से उसकी नजर है तो वो देख रहा है, उसको नहीं दिख रहा क्योंकि वो उसकी परछाई में बिल्कुल पीछे छिप चुका है। ये कार्बन उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट उसके बैक साइड वालों से नहीं दिख रहा। इसे एलिप्स फॉर्म देख बोलते हैं और इसमें बिल्कुल पास पास होते हैं हाइड्रोजन। फिर हम इसके सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करते गए करते गए करते गए, जितना मैक्सिमम रोटेट हो सकता है हमने उतना रोटेट किया। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं भाई? ध्यान दीजिए, हमने क्या नोटिस किया? कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हमें मिली, कुछ इस तरह से, बिल्कुल ही अलग हो गई है तो इसने, ध्यान दे पा रहे हो? इस तरह से जब बिल्कुल ही एक दूसरे के एंटी हो जाए, बिल्कुल ही अलग हो जाए, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटे? इसे स्टैगर्ड फॉर्म। और इनके बीच में कहीं कौन सी फॉर्म आ जाती है? स्क्यू फॉर्म भी आ जाती है। कौन सी? बहुत सारे होते हैं, मतलब कंफ्यूजन मैं नहीं रखना चाहता हूं, जितना आपको एनसीईआरटी में दे रखा है मैं आपको उतना समझा रहा हूं। एक होती है एलिप्स फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास होते हैं, स्टैगर्ड मतलब जिसमें बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं बाय रोटेटिंग सिंगल बॉन्ड। और ये जो आपने लाइनें से लगाई हैं, इन लाइनों को बोलते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है इनको? साहॉर्स प्रोजेक्शन। अब एक होती है आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है? ध्यान दीजिए कि हम इस सारे को खत्म करके ना एक गोला से लगा लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? गोला लगा लेते हैं, गोला। ठीक है, ये कार्बन है और ये इसके पास हाइड्रोजन लगा दिया हमने, ये हमने इसके पास हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये वो है जो आपकी तरफ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बैक साइड वाले भी दिखा दो भाई। बैक साइड वाले कैसे दिखा सकते हो आप? यहाँ पे लगा दो एक, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसके बैक साइड वाले। ठीक है, जो पीछे की तरफ है वो इस तरह से दिखाते हैं। अब दोबारा से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं कौन सी फॉर्म? स्टैगर्ड फॉर्म, सॉरी एलिप्स्ड फॉर्म। अब दोबारा से यहां पर एक कार्बन है, ये आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
और फिर इसका पूरा एंटी अगर बन जाएगा तो लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो क्लियर है। इस तरह से ये आपके फ्रंट वाला कार्बन है, ये इसके बैक साइड वाले हैं जिनको आपके आधे आधे बॉन्ड दिखाई देते हैं, बिल्कुल एंटी हो चुके हैं। क्लियर। तो साहॉर्स प्रोजेक्ट में जिसमें सिर्फ आप लाइन वगैरह दिखाते हो, और जो आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन होती है उसमें आप एक सर्कल सा दिखा देते हो। एक फ्रंट कार्बन होता है और एक बैक कार्बन होता है। जब हाइड्रोजन पास पास होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एलिप्स फॉर्म, जब बिल्कुल दूर दूर चले जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म, और बीच में कहीं कौन सी फॉर्म आ सकती है, स्क्यू फॉर्म आ सकती है। तो बेटा जी ये था हमारा अल्केन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, बेस्ट रहेगा कि नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के फिर पढ़िएगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, फिर आपको ज्यादा वाइब्स आने लगेंगी। क्लियर है। और स्टिल कुछ भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्सेज मैंने बना रखे आप उनको चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ये मेरा प्रॉमिस आपको, गारंटी आपको मजा आने वाला है। चलिए टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहो। बाय बाय।